विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए हम रामबाण ऑडियो लेके आए हैं। वीडियो तो हर कोई डालता है, इसको आप केवल बस सुनिएगा और उसके बाद पेपर देने जाइएगा। मेरी गारंटी है 70 में से 60 नंबर तक आपको हर हाल में आ जाएंगे, क्योंकि मैं आज चर्चा करने वाला हूँ केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों पर। देखो, शुरुआत में 10 बहुविकल्पी आने हैं रचनाओं के, उन्हें बहुत अच्छे से करना, उन्हें OMR पे भरना है। उसके बाद 10 बहुविकल्पी आएंगे आपके व्याकरण से संबंधित। तो 10 बहुविकल्पी जो रचनाओं के आने हैं उनमें OMR पे भरना, डबल मत भरना, बाहर मत निकालना, अधूरा मत छोड़ना और टिक मत लगाना, गलत का निशान मत लगाना, बिल्कुल खाली मत छोड़ना। 4 में से 1 भरना और वो भी नीले या काले पेन से भरना और अच्छे से डार्क करना। और एक दूसरी बात ये जरूर फिक्स कर लेना कि हमने पहले का ही पहला भरा है, उसमें नहीं पता चला आपने लगा दिया पहले का है B और दूसरे में तो B हो भर दो। ये मिस्टेक अधिकांश था करते बच्चे, तो इसलिए क्लियर कर ले कि पहले को B है, हम बेटे पहले को B लगा रहे, ये जरूर ध्यान देना। तो आइए सबसे पहले हम तैयारी कर, और उसके आधार जो चीज़ें हैं वो ना आए तो कक्ष निरीक्षक से बोर्ड परीक्षा के हॉल में जो भी आपकी ड्यूटी कर रहा हो उससे जरूर पूछ लेना, बिना पूछे मत भरना, ठीक है। अपने आगे से गलती मत कर देना बेटा। तो सबसे पहले रचनाओं की ओर बढ़ते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो इम्पोर्टेंट रचनाएं की ओर बढ़ते हैं। श्रृंगार रस मंडन जो कि विट्ठल नाथ ने लिखी थी, ये ब्रजभाषा गद्य की है बेटा। उसके बाद 200 वैष्णव वन की वार्ता, 252 वैष्णव वन की वार्ता और 84 वैष्णव वन की वार्ता, ये गद्य साहित्य विधा में ये गोकुल नाथ ने लिखा था। उसके बाद भाषा युग वशिष्ठ, ये खड़ी बोली गद्य का गद्य है, राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा था। अगहन महत, बैसाख महत, ये ब्रजभाषा गद्य है, वैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा था। प्यारे बच्चों, रानी केतकी की कहानी, ये कहानी है इंसाल खान ने लिखी थी। उसके बाद सुख सागर, ये खड़ी बोली का गद्य है, मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा था। प्रेम सागर, ये कहानी है लल्लू लाल ने लिखी थी। नासिकेतोपाख्यान, ये आख्यान है सदल मिश्र ने लिखा था। गोरा बादल की कथा, ये खड़ी बोली गद्य का विधा है, जटमल ने लिखी थी। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदुमती, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, विधा में कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी थी। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, ये श्रीनिवास दास ने लिखा था। परीक्षा गुरु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सत्यात प्रकाश, ये धार्मिक ग्रंथ है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। उसके बाद प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं हैं। पहले तो ये सुन लो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य के जनक। कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र? हिंदी गद्य के जनक हैं। उनका एक निबंध है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है उनकी, याद रखना। उसके बाद उनके कुछ नाटक हैं, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न होती, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके नाटक थे। उसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं साहित्यालोचना, ये आलोचना है श्याम सुंदर दास की है। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करें तो इन्हें उपन्यास सम्राट माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं बहुत फेमस हैं, गबन और गोदान, विधा में उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास। उपन्यास सम्राट भी है मुंशी प्रेमचंद। कर्म भूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और इनके उपन्यास, अन्य उपन्यास थे इनके। उनकी नाटक भी हैं, प्रेम की बेदी, करबला, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है ईदगाह और पूस की रात, कफन, ईदगाह, पूस की रात और कफन। उसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं अपन, तो ठलुआ क्लब, नरसिंह नारायण, ये निबंध है गुलाब राय का। और आत्मकथा उनकी बहुत ही फेमस है, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की ये आत्मकथा है, मेरी असफलताएं। क्या? मेरी असफलताएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, अशोक के फूल, कल्पलता और कुटज और विचार प्रवाह है। उसके बाद उनकी बहुत ही फेमस उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा, ठीक है प्यारे बच्चों। महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इनकी बहुत ही फेमस एक रचना है यामा, काव्य है बेटा वो यामा। उसके बाद इनकी संस्मरण है मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। इनका एक बहुत निबंध है, तीत के चलचित्र पूछा जाता है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी इनका एक निबंध है। अच्छा, राम वृक्ष बेनीपुरी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, गेहूं और गुलाब। और माटी की मूर्तें, ये इनका रेखा चित्र है। क्या है प्यारे बच्चों? रेखा चित्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो धर्मवीर भारती की कुछ रचनाएं ले लेते हैं। गुनाहों का देवता, ये इनका उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनका नाटक है। नदी प्यासी थी, ये भी इनका नाटक है प्यारे बच्चों। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। मृगनयनी उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा। आवारा मसीहा, ये जीवनी है प्यारे बच्चों, विष्णु प्रभाकर ने लिखी। उसके बाद मोहन राकेश का बहुत ही फेमस नाटक है आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। उसके बाद प्यारे बच्चों
ये भी हमने बताया ना, आवारा मसीहा जीवनी है और विष्णु प्रभाकर ने लिखी, लेकिन आवारा मसीहा शरद चंद्र के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा उस जीवनी में? शरद चंद्र की। लिखी तो अमृत विष्णु प्रभाकर ने, लेकिन शरद चंद्र के बारे में है, इसके अंदर की बात बता रहे हैं। और ऐसे ही एक और जीवनी है, उसका नाम है कलम का सिपाही, जो कि प्रेमचंद के बारे में लिखा। और लिखा किसने कलम का सिपाही? अमृत राय ने। विधा में क्या है? जीवनी। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं तो हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही फेमस आत्मकथाएं हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर अमिताभ बच्चन के पापा हैं ये हरिवंश राय बच्चन। शेखर एक जीवनी है, उपन्यास है अज्ञेय का, उसने कहा था, कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। त्याग पत्र बहुत ही फेमस उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। मेला आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का। इंदुमती जो हिंदी की प्रथम कहानी है, एक किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी। ये विधा में क्या है प्यारे बच्चों? कहानी। अच्छा, प्रेमचंद ने 2 पत्रिकाओं को भी संपादन किया था, माधुरी और हंस। खैर ये बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो सुनिएगा प्यारे बच्चों। रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी है 11 वर्ष का समय, आलोचना है रश्मि मानसा, इनका एक निबंध है चिंतामणि, यही आना है पेपर में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, उसका नाम क्या है? चिंतामणि। ठीक है, त्रिवेणी इनकी आलोचना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका कहीं इतिहास दिखाई देता है तो कहीं आलोचना भी लिख देते हैं, दोनों विधाएं हैं। वैसे तो इतिहास है इनका, लेकिन इतिहास तो है क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन वैसे क्लियर विधा इनकी ये आलोचना है। क्या है? आलोचना। जयशंकर प्रसाद के बहुत ही फेमस नाटक हैं जो हर बार पूछे जाते, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। ध्रुव स्वामिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहो ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक इनका बहुत ही फेमस महाकाव्य, उसका नाम है कामायनी। क्या है नाम बेटा? कामायनी। इंद्रजाल इनकी कहानी है, पुरस्कार भी इनकी कहानी है। तितली का कंकाल इनका उपन्यास है। इनकी एक बहुत ही फेमस एकांकी है, उसका नाम है एक घूंट, वैसे ही हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र, क्या लिखूं और प्रबंध पारिजात, बहुत ही फेमस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विविध शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, ये इनका यात्रा व्रत है। रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ही फेमस निबंध है उजली आग। उसके बाद एक और निबंध उनका बहुत फेमस पूछा जाता है अर्धनारीश्वर। कौन सा? अर्धनारीश्वर। अच्छा, खून के छींटे ये निबंध है भगवत शरण उपाध्याय का। ठूठा आम ये भगवत शरण उपाध्याय का संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। अथाह सागर जयप्रकाश भारती का निबंध है। देखो, हिमालय की पुकार बहुत ही फेमस रचना है, निबंध है, वो भी है जयप्रकाश भारती का। किसका है प्यारे बच्चों? जयप्रकाश भारती। उसके बाद अगर हम पद्य साहित्य की बात करें, देखो 5 नंबर की रचनाएं इससे संभवतः आपसे पूछी जा सकती हैं। 5 नंबर की रचनाएं पूछी जाती हैं पद्य से। तो खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदा ये भी प्रबंध काव्य है। हमीर रासो के सारंगधर प्रबंध काव्य है। विजयपाल रासो के नल सिंह प्रबंध काव्य है। परमाल रासो या आलखंड के जगने ये वीर गीत है प्यारे बच्चों। और देखो, परमाल रासो के कौन है? जगने, ये क्या है? आलखंड है या वीर गीत है। विशलदेव रासो के नरपति डाल ये भी वीर गीत है। जयचंद्र प्रकाश के भट्टकेदार जयचंद्र सोयंका के वीर गीत है, मधुकर कवि है। देखो, आदिकाल पद्य को 4 भागों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कौन सा काल प्यारे बच्चों? आधुनिक काल। देखो, भक्ति काल के 2 भाग हुए, एक सगुण काव्यधारा और एक कौन सी काव्यधारा हुई प्यारे बच्चों? निर्गुण काव्यधारा। देखो, सगुण काव्यधारा के मुख्य रूप से 2 भाग हुए, एक तो आपका हुआ कृष्ण भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा। और निर्गुण काव्यधारा के 2 भाग हुए, एक प्रेम मार्गी, एक ज्ञान मार्गी। सगुण काव्यधारा का जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं वो हैं सूरदास, और जो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं वो कौन है? तुलसीदास। सूरदास की 3 फेमस रचनाएं, सूरसागर, सातलहरी और सूर सारावली। तुलसीदास की बहुत ही फेमस रचना है महाकाव्य रामचरितमानस। उसके बाद कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रावण, रामलला नहच्छु, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और उसके बाद ज्ञान मार्गी के कवि प्रवर्तक है कविदास। कविदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा जाता है। देखो, कविदास वाणी के डिक्टेटर हैं, एक बात। और दूसरी बात, कविदास की एक रचना है बीजक, ये खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इनके शिष्य धर्मदास ने लिखी थी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रवेणी। और उसके बाद प्रेम मार्गी के जो बहुत ही फेमस कवि हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। देखो, मलिक मोहम्मद जो जायसी जी हैं, याद रखना, इनका एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है महाकाव्य पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। उसके बाद हमने कहा ना ये 4 भागों में। अच्छा, ये कभी कभी ये जाता आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सॉरी, आदिकाल को आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को चारण काल कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। उसके बाद भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
भक्ति काल का माधव काल भी है, मिश्र बंधु ने नाम रखा था। रीति काल को रीति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। रीति काल को अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधु ने। रीति काल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ त्रिपाठी ने। वर्तमान काल को वर्तमान काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। किसने कहा था प्यारे बच्चों? मिश्र बंधु ने। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का एक हिंदी साहित्य का इतिहास हमने बताया था रचना, ये 1929 में लिखा गया था। कब लिखा गया था प्यारे बच्चों? 1929 में। और एक और बहुत फेमस, देखो आदिकाल हो गया, भक्ति काल, उसके बाद है रीति काल। तो रीति काल के 3 भाग थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब वो पूछ लेते कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? केशवदास, भूषण देव। रीति सिद्ध के एकमात्र कवि हैं, उनका नाम है बिहारी लाल। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना है सतसई। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छूटे लगे घाव करें गंभीर। रीति मुक्त के कौन कौन है? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। कौन कौन है प्यारे बच्चों? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। फिर उसके बाद आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटा। भारतेंद्र युग, द्विवेदी, छायावादी, छायावाद उत्तर, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, दोहा, गजल, इस प्रकार बढ़ते गए। तो भारतेंद्र युग के फेमस कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम पर एक पड़ा। द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ही फेमस कवि हैं। और सुनो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छायावादी के 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद नाटक सम्राट हैं और सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, याद रखना। और महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है। महादेवी वर्मा कौन है? आधुनिक युग की मीरा। और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त हैं राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त कौन है? राष्ट्र कवि। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशवदास को। शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं पद्य की जो आपकी इंपॉर्टेंट रचना है उनकी ओर। तो हमने बताया कि पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। कुतुबन किसकी है? मृगावती की। मंजन है मधुमालती की। किसकी है? मधुमालती। केशवदास की 2 रचनाएं बहुत फेमस हैं, रामचंद्र का और कवि प्रिया। कौन कौन बेटा? राम। अच्छा, कीर्तिलता कीर्ति पताका है विद्यापति की, ये भी बहुत फेमस है, याद आ गया है। एक शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशरथ, ये भूषण की हैं। सतसई हमने आपको बता ही दिया, सतसई किसकी रचना है? बिहारी लाल की। उसके बाद कभी कभी आ जाता है प्यारे बच्चों की प्रगतिवादी काव्यधारा की जो विशेषताएं लिखो। तो देखो, इसमें प्रगतिवादी की विशेषता मुख्य रूप से है कि प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का इसमें विरोध हुआ था और मानवतावादी प्रवृत्ति हुई थी। मानवतावादी क्या हुई थी प्यारे बच्चों? प्रवृत्ति। बात समझ में आ गया क्या नहीं? द्विवेदी युग के फेमस कवि कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं, ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी से तुम्हारे हैं, ठीक है। फिर कभी कभी एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं लिखो। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता है घोर व्यक्तिकता, कुंठा एवं निराशा का स्वर, विद्रोह का स्वर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें तो बता ही चुके कि पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई हैं, बहुत अच्छे से बता दिया। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना भी बता दिया आपको, पद्मावत है। उसके अलावा उनकी आखरावट और आखिरी कलाम भी है। केशवदास की रामचंद्र का कवि प्रिया रसक प्रिया है, ठीक है। भूषण की स्वभाव आपने बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो मैथिली शरण गुप्त बहुत ही फेमस कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं। इनकी बहुत एक महाकाव्य है, उसका नाम है साकेत। इसमें अयोध्या के बारे में है, रामचंद्र जी के बारे में लिखा साकेत में। महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आना है पेपर में। उसके बाद उनके और भी काव्य हैं, भारत भारती, यशोधरा, विष्णुप्रिया। उसके बाद प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है वैदेही वनवास। और प्रिय प्रवास बहुत ही फेमस रचना है, प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, और ये है आपका काव्य, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के फेमस काव्य कौन है? कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ठीक है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनामिका, राम की शक्ति पूजा। इनकी पुत्री का नाम था सरोज, 18 साल की थी, वो खत्म हो गई थी, उनकी याद में लिखा था सरोज स्मृति। क्या लिखा था? सरोज स्मृति। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी बहुत ही फेमस काव्य रचना है उर्वशी, जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। परशुराम की प्रतीक्षा भी इनकी बहुत ही फेमस है। उसके बाद अज्ञे की है आंगन के पार द्वार। और अज्ञे ने एक और बहुत ही फेमस रचना है, तार सप्तक की संपादक अज्ञे को माना जाता है। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने। तार सप्तक का संपादन 3 बार हुआ, वो भी अलग अलग वर्ष में हुआ। 1943 से लेके हुआ, फिर 1951 में हुआ, इस प्रकार 3 अलग अलग वर्ष में। तुम्हारी 10 में केवल इतना ही पूछा जाएगा कि किसने किया, तो वो कब किया बेटा? अज्ञे ने किया, ठीक है। शुरुआत 1943 में हुई थी, पहला तार सप्तक का प्रकाशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। और सूरदास की 3 रचनाएं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर शारावली। रस खान की एक बहुत ही फेमस रचना है प्रेम वाटिका। और बिहारी लाल की हमने बता दी सतसई, बहुत ही फेमस है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं इसको।
उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव युगान लोकायतन, बहुत ही फेमस है प्यारे बच्चों लोकायतन। महादेवी वर्मा की हम पहले ही बता चुके हैं आपको। एक तो यामा बहुत ही फेमस है, उसके बाद सांदगी दीपशिखा निहार नीरजा, ये भी है उनकी रचना है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की है हिम तरंगिणी और हिम क्रीटनी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये रचनाएं आपको समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। इन रचनाओं में से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है रचनाएं। अब आपको हम बात बता दें कि देखो फिर रचनाओं के बाद आनी है आपकी व्याकरण। तो अब व्याकरण पढ़ाने से पहले आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि गद्य में जो इम्पोर्टेंट लेसन है प्लीज़ वो पढ़ के जाना। मित्रता और ममता बहुत ही फेमस लेसन है। उसके बाद पद में जो इम्पोर्टेंट लेसन है पद है वो धनुष भंग है, भक्ति नीति के दोहे हैं, पुष्पी अभिलाषा है, भारत माता का मंदिर है और हल्दी घाटी बहुत फेमस है। संस्कृत में अगर हम बात करें तो वाराणसी बीरा बीजण पूज्य थे और जीवन सूत्राणी बहुत ही फेमस है, इनके बिना पेपर नहीं बनता। और जो ललितपुर वाले हैं वो खंड काव्य में प्यारी बच्ची ज्योति जवाहर पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना आपने? ज्योति जवाहर। ठीक है, और उसके बाद हम सीधा बढ़ते हैं आपके व्याकरण की ओर। फिर उसके बाद गद्य भी पढ़ाएंगे, पद भी पढ़ाएंगे। अच्छा, गद्य पद अगर डिटेल से पढ़ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हमने पहले बता दिया, रामजी यादव के नाम से, बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझाया है। आप ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने बताए हैं पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हमने उनको पढ़ाया है। अब हम व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर सबसे पहले हम 20 नंबर के बहुविकल्प की तैयारी कर रहे हैं ना, तो व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। अगर हम व्याकरण की बात करें, देखो रचनाएं तो हमने निपटा दी। व्याकरण में 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। शुरुआत से करते हैं रस छंद अलंकार। देखो रस काव्य की आत्मा है, याद रखना। रस क्या है? काव्य की आत्मा है। रस के अंग होते हैं 4। देखो बहुविकल्प यानी है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए प्लीज पढ़ते जाओ। रस के अंग कितने हैं? 4। विवाह, अनुभाव और संचारी भाव, एक और है स्थायी भाव। संचारी भाव की व्यक्चारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। विभाग में 2 भाग होते हैं, आश्रय और विषय। देखो जो सोचे वो आश्रय, जिसके बारे में सोचे वो होता है विषय। ठीक है। अच्छा, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल टोटल पूछे तो 11 प्रकार के होते हैं। रस के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, और रस भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। उनने शांत रस को नहीं माना, ना ही वात्सल्य को माना, ना ही भक्ति को माना। रस समय में रसों का जो राजा होता है उसका नाम है श्रृंगार रस। क्या नाम है प्यारे बच्चों? श्रृंगार रस। देखो रति, अब इनके स्थायी भाव पूछ लेता है तो रति का श्रृंगार, शोक का करुण। ठीक है। उसके बाद निर्वेद का शांत, श्रृंगार रस का है रति, करुण रस का है शोक, वीर रस का है उत्साह, हास्य रस का है हास, भयानक का है भय, बीभत्स का है जुगुप्सा का, अद्भुत का है विस्मय, और शांत का है निर्वेद, वात्सल्य का है वात्सल्य, और भक्ति का है भगवान विषयक रति। प्यारे बच्चों तुम्हारे सिलेबस में केवल 2 हैं, एक तो हास्य रस है और एक करुण रस है। अगर हास्य रस की आपको परिभाषा आ जाए तो आपको लिखना है, विचित्र आकृति वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है, और जब यही हास विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? काय की निष्पत्ति होती है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, वृष भावन के भवन चली, वहाँ उनको निज सजनी बता, रही उसके गुणों को बतलाती। ठीक है, तो कृष्ण भगवान को यहाँ गोपी बना दिया है। क्या बना दिया है? गोपियाँ। और राधा जहाँ रहती थी वृषभावन दुलारी, इन्हें कहा जाता है, बरसाने चले गए और फिर सभी हंस रहे हैं उनको। तो गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, वृष भावन के भवन चली मुस्काती, वहाँ उनको निज सजनी बता, रही उसके गुणों को बतलाती। ठीक है, फिर देखो उनके स्वागत में राधा जी आई। स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया तो वे ठठाती। राधा ने कहा ये सखी है तो गले से लगा लिया, तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। फिर होली है कह के सभी भेद बतलाकर खूब हंसाती। तो इसमें हास्य रस है। उसके अलावा भी है नंगा के ब्याह में नंगा भयो, और उसके अलावा भी है बिंद के वासी उदासी तपोव्रत महामिनु नारद उखारी है, गौतम तीय तरी तुलसी। उसके अलावा भी है माता ही पिता ही उरन भय नहीं के गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी की। कई एग्जाम्पल हैं, आपको जो भी अच्छा लगे लिखने में सरल हो तो लिख देना। वैसे तो लिखने, देखो एक बात सुन लो, रस छंद अलंकार में से एक आपको लिखने में आएगा, चाहे रस की परिभाषा दे दे किसी, चाहे अलंकार की दे दे, चाहे छंद की दे दे। ठीक है, और 2 बहुविकल्पीय में आएंगे। इसलिए जहाँ हंसी आए वो हास्य रस है, जहाँ रोना आ जाए वहाँ कौन सा है? करुण रस है। प्यारे बच्चों, जब प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। जब यही शोक विभाव संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है? करुण रस की। और इसका एग्जाम्पल है मणि खोई भुजंग की जननी, फंसा पटक रही की थी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उसके अलावा और भी है, मेरे हृदय के हर्षा अभिमन्यु अब तू कहाँ। इस प्रकार कई हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। अच्छा, कभी कभी इंपॉर्टेंट करने के लिए पूछ लेता कि रस के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8।
और भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? रूप गोस्वामी ने। किसने की थी प्यारे बच्चों? रूप गोस्वामी। तो रसों का राजा कौन है? श्रृंगारस। हास्य का हास है स्थायी भाव और करुण का क्या है? सुख। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार हो शब्द अलंकार, काव्य में जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार हो अर्थ अलंकार। देखो शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुण धर्म के आधार पर अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरस मंडोला, यहाँ पर पीपर की पत्ती की तुलना मुख के डोलने से की गई है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिरा, यहाँ पर चरण में कमल का आरोप है। उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। सूरत उड़े पीठ पर श्याम सलोने गात मानो नीलवनी चैन पर आता पर्यो प्रभाव। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपमा अलंकार अभी हम इनको बहुत मजाक में पढ़ाते, लेकिन मजाक में इसलिए नहीं पढ़ा रहे हम क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है तो आपका गलत ना हो इसलिए। लेकिन अगर बहुविकल्प में आ जाए तो सुन लो। उपमा अलंकार वो होता है, हम कहते हैं ना कि वो मेरी शक्ल के जैसा लग सकता है, मेरी शक्ल उस जैसी है इसलिए मैं राम के जैसा लगता हूँ, तो उपमा अलंकार। और किसी ने फिक्स ही कर दिया देखो वो आ रहा है राम, वो है नहीं, वो है तो श्याम लेकिन कह दिया वो आ रहा है राम, तो रूपक अलंकार। और अगर ये कह दिया वो राम जैसा लग सकता है तो उत्प्रेक्ष अलंकार। तीनों में फर्क बता दिया। हाँ ऐसा आता है। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। मुख्य रूप से अलंकार, अच्छा अगर आ जाए अलंकार के प्रकार कितने आपको 3 लगा देना। देखो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। उभय अलंकार काव्य में जब दोनों के द्वारा चमत्कार हो, ठीक है, ताकि गलत ना हो। बात समझ में आया का ना? देखो सम आ जाए, मुख संयम संबंधन हुआ तो इसमें उपमा अलंकार होता है। और मनो सनो जनो आ जाए तो उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। एग्जाम्पल में अगर आ जाए एग्जाम्पल चली मनो कठी ततः पाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। जनो मनो जे शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार है बेटा? उत्प्रेक्षा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं प्यारे बेटा? 4 अंग। एक बार और कितने अंग होते हैं? आखिरी बार कितने अंग होते हैं? 4। बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको पेपर में समस्या ना आए। अच्छा कौन कौन होते हैं? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, साधारण धर्म वह गुण जिसके कारण उसकी तुलना की जा रही है, और वाचक शब्द सम, सा, सी, सरस, इब, ये सब वाचक शब्द है। तो समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों छंद में। तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। अच्छा अलंकार के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार दंडी। कौन है? दंडी। छंद का क्या अर्थ होता है? बंधन। जिसमें देखो क्रम हो, तुक हो, लय हो और छंदबद्ध रचना उसे कहती है, जिसमें नियमों का पालन किया जाए। देखो क्रमबद्धता हो, तुक हो, लय हो, ताल हो, ये क्या रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद। देखो प्यारे बच्चों छंद के भी अलग अलग अंग होते हैं, जैसे चरण होते हैं, उसके मात्राएं होती हैं, उसमें है मात्रा का विशेष याद रखना छंद की। देखो छोटवा छोटी छोटऊ दीर्घ, इन पे 1 मात्रा चढ़ाती हैं। बड़वा बड़ी बड़ऊ ए ऐ उ इन पे कितनी मात्रा चढ़ाती हैं? 2। बड़ा आ बड़ी ई बड़ऊ ए ऐ उ अंग, इन पे कितनी मात्राएं चढ़ाती हैं? 2। और बाकी छोटवा छोटी छोटऊ दीर्घ इन पर कितनी मात्राएं चढ़ाती हैं? 1। अच्छा एक और खास बात, अगर आधा अक्षर हो उस पर कोई मात्रा नहीं चढ़ाएंगी, और अगर अक्षर में भी अक्षर लग गए तब भी 1 ही मात्रा चढ़ाएंगी। अगर उसमें बड़ा की मात्रा है ना, दीर्घ मात्रा है तो 2 चढ़ाएंगे, चाहे आधा अक्षर लगाओ या ना लगाओ। अगर कोई मात्रा ना हो, दा में धा लगा दिया तो 1 ही मात्रा चढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद इसके और भी चरण होते हैं, जैसे यति होती है, तुक होती है, संख्या का गण होता है। अच्छा छंद की बात करें तो छंद 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तय छंद। अच्छा एक और होता है उभय छंद। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो बहुविकल्पी है, कुछ भी आ सकता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 कह देना, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। देखो तुम्हारे सिलेबस में केवल 2 ही छंद हैं, सूरठा और रोला। सूरठा एक सम्मात्रिक, सूरठा एक अर्ध सम्मा। देखो मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विसम्मात्रिक। तो सूरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। अच्छा ये लाइन पहले लिख दो, सूरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं। मूक कोई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर बहन, जासु कृपा सुदयाल दरबार सकल कलिमल दहन। मूक माँ में बड़ऊ को लगे सो 2 मात्राएं, का पे 1 होए, हा में ऊ की लगी सो 2 मात्राएं, ई पे 1, बाचाल बा बड़ा बा है सो 2, चा बड़ा चा है सो 2, फिर ला पे 1। इस प्रकार हमने बता दिया। बड़ा बड़ी बड़ऊ ए ऐ उ अंग इन पे 2 मात्राएं, बाकी सब पे 1 मात्राएं चढ़ा देना। पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है।
रोला एक सममात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं प्यारे बच्चों? 24 मात्राएं होती हैं रोला के प्रत्येक चरण में। एग्जाम्पल, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट, विधर्मी मुगल को राजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, को पाप है पंचत्र प्राप्त सुनी जगमन धावत, बनी बनी बामन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतक ताक लोक त्रिपथ गाके तटलावत, 9 2 11 हो 3 5 ही बिसरावत। अब बहुविकल्पीय में आना है तो समझ लो प्यारे बच्चों, छंद शास्त्र की पहली कृति है छंदमाला, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। छंद में जब हम कभी कभी रोकते हैं तो उसे हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। अच्छा, गणों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। अब वो यमाता राजभाष सलगा से गण निकलते हैं, और कितने गण होती हैं? 8। मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण, नगण। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने होती हैं? 3। ठीक है, तो इस प्रकार आपके बन सकते हैं। उसके बाद हम आगे व्याकरण में चलते हैं प्यारे बच्चों। उपसर्ग आना है। अच्छा, उपसर्ग किसे कहते हैं जल्दी बताओ? उपसर्ग 2 शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का मतलब समीप और सर्ग का, देखो उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। देखो, जो शब्द में पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें उपसर्ग कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे आ एक उपसर्ग है, विश्वास में आ जोड़ दो तो अविश्वास होगा। क्या होगा? अविश्वास है। सुविधा में जोड़ दो तो असुविधा होगा। तो ये क्या है? उपसर्ग है। अन से अनाचार, अनंत। अधि से अधिकार, अधिकरण, अधिनायक। अप से अपकार, अपवाद। अनु से अनुमान, अनुकरण। ठीक है, और इम्पोर्टेंट उपसर्ग बता रहे केवल। उप से उपमान, उपकार। सह से सहपाठी, सहचर। निर से निर्दोष, निर्बंध। अभि से अभिसार, अभिमुख। परि से परिणाम, परिणाम, परिणय। और सु से सुरक्षा, सुपथ। ठीक है, उसके बाद कुछ आगत उपसर्ग भी हैं, जैसे अभी तो हिंदी थे बेटा, जैसे कम से कमजोर, कम वक्त। खुद से खुशनसीब, खुशबू। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी। ना से नालायक, नादान। बे से बेशरम, बेगुनाह। बस से बदमाश, बदनाम। ला से लावारिस। ठीक है, सर से सरपंच, सरताज। हम से हमदर्द, हम उम्र। अल से अलविदा, अलगरज। दर से दरकार, दरमियान। और हर से हर दिन या हर साल। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी देख लो, जैसे सब से सब सच, सब कमेटी। डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी रजिस्टर। बाई से वाइसराय, वाइस चांसलर। जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। तो इस प्रकार के उपसर्ग हैं प्यारे बच्चों। उपसर्ग होते हैं शब्दांश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उपसर्ग को कहते हैं आदिप्रत। क्या कहते हैं? आदिप्रत। कुछ हैं और अधिकांशतः आपसे पूछेगा इसमें क्या उपसर्ग है, जैसे वो पूछ ले कि जय का उपसर्ग लगाने से विलोम हो जाएगा, वो बताइए क्या लग जाएगा? तो आ जाएगा परा। तो क्या हो जाएगा? परा आ जाए। इस प्रकार वो आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रत, तो प्यारे बच्चों प्रत भी 2 शब्दों के मेल से बनता है, प्रीति धन आय, है ना। प्रीति का अर्थ होता है साथ में, ठीक है, जबकि आय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। अगर परिभाषा की बात करें, किसी शब्द के अंत में जुड़ने पर जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कौन से? एक कृत और एक तद्धित। कृत वो हैं जो धातु में जुड़ते हैं, और तद्धित वो हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में इनमें जुड़ जाती हैं। वो क्या है? तद्धित। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इंपोर्टेंट प्रत्यय कौन है? आई से लिखाई पढ़ाई, तो से महत्व लघुत्व, ता से एकता जड़ता, पन से बचपन मेलापन, बा से दिखावा पढ़ावा, हट से अकलाहट घबराहट, बट से सजावट और बनावट। बोलो समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये आपके प्रत्यय हो गए। उसके बाद समास देखो, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त समास। मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास। देखो, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। टोटल समास कितने होते हैं? 6। समास का शाब्दिक क्या होता है? संक्षिप्त। 2 शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं, और 2 वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल 2 समास हैं, एक तो द्वंद्व समास है और दूसरा कौन सा है? द्विगु समास। द्वंद्व समास प्यारे बच्चों वह है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसका समास विग्रह या अथवा तथा का लोप करके किया जाता है, जैसे घी गुड़, घी और गुड़, इसका समास विग्रह। दाल रोटी, दाल और रोटी। हुक्का पानी, हुक्का और पानी। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। द्विगु समास कौन होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद विशेषण हो या संख्यावाची हो वो क्या कहलाता है? द्विगु समास। जैसे त्रिभुवन, 3 भुवन है, चवन्नी, 4 आने का समूह, 4 आने का समूह। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखो अगर आ जाए देश और विदेश, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है इसमें प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास। देखो, सप्त पुरुष, कितने पुरुष हैं? 7, द्विगु समास। जल थल, जल और थल, कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पवन पुत्र, पवन की पुत्र, इसमें कौन सा समास है?
पवन पुत्र आए, बताओ। हैं? पक्का पवन पुत्र में बहुब्रीहि समास है? हाँ, बहुब्रीहि समास है। जब दो पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करें उसे बहुब्रीहि समास। जिसका पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। आपकी जानकारी के लिए बता दिया। जिसका पहला पद अव्ययीभाव समास और जिसका पहला पद प्रधान, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। तुम तो दो चीजें याद कर लो, जिसका पहला पद संख्यावाची वो द्विगु समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास। राजा और रानी, राजा रानी, ये द्वंद्व समास है। और त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, ये द्विगु समास है। इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तत्सम शब्द आने हैं आपके। तत्सम काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, तत्सम को अच्छी तरह से तैयार करें। तत्सम शब्द कहते किसे हैं? तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान, यानी जो कहते हो संस्कृत के जो शब्द जो कहते हो हिंदी में आए उन्हें प्यारे बच्चों तत्सम शब्द कहे जाते हैं। और तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहा जाता है? तद्भव। क्या कहा जाता है? तद्भव। जैसे उजला का क्या है? उज्ज्वल। आज का क्या है? अद। उल्लू का क्या है? उल्लूक। क्या है? उल्लूक। मक्खी का क्या है? मच्छी का, है ना। अटारी का अट्टालिका। ठीक है। खंबा का स्तंभ। खंबा का हाथ का है हस्त, है। मिट्टी का है मृतिका। मिट्टी का क्या है? मृतिका। क्या है प्यारे बच्चों? मृतिका। उसके बाद सावन का क्या है? श्रावण। सावन का क्या है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, सावन का श्रावण। और धर्म का क्या है? धर्म। देखो, धा और माँ के ऊपर लगता है वो वाला धर्म सही है। आंसू का क्या है? अश्रु। और ओठ का क्या है? ओष्ठ। कपूर का क्या है? कर्पूर। और कुआं का क्या है? कूप। खेत का क्या है? क्षेत्र। चरण का क्या है? चरण। आँख का क्या है? अग्नि। और आँख का क्या है? अक्षी। आँख का क्या है? अक्षी। मोर का क्या है? मयूर। तो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खीर का क्या है? क्षीर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्या थे बेटा? तद्भव और तत्सम। उसके बाद पर्यायवाची की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची भी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, पर्यायवाची के कहते कैसे हैं? समानता रखने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पर्यायवाची कहते हैं। देखो, हाथी के गज, हस्ती, उसके बाद मतंग भी कहते हैं हाथी को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूल। फूल के पर्यायवाची क्या है? फूल, कुसुम, सुमन, कुसुम। नदी के क्या है? सरिता, तरनी, है। और उसके बाद अग्नि के क्या है? आग, पावक, दहन। नभ के क्या है? आसमान, गगन, नभ। आँख के क्या है? चक्षु, लोचन, नयन, है ना। और पर्वत के क्या है? भूधर, गिरी, शैल। ठीक है। बादल के क्या है? मेघ, नीरज, जलद। और सूरज के क्या है? रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर। और जल के क्या है? बारी, नीर, तोय। और हवा के क्या है? पवन, वायु, मारुत। ठीक है। अश्व के क्या है? बाज, घोड़ा, तुरंग। ठीक है। इंद्र के क्या है? सुरपति, देवेंद्र, सुरेंद्र। और चांद के क्या है? शशि, इंदु, चंद्रमा, है ना। जंगल के क्या है? वन, आरण्य, कानन। तालाब के क्या है? तड़ाक, सर, जलाशय। और उसके बाद समुद्र के क्या है? शीर, निंदु, जलधि। सांप के क्या है? सर्प, अहि, भुजंग। ठीक है। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है संधि। क्या है प्यारे बच्चों? संधि। तुम्हारे में अभी एक ही संधि बची है, उसका नाम है यण संधि। यण संधि का सूत्र है, एक होना चाहिए, उसका नियम ये है, छुटी बड़ी के बाद असमान स्वर आ जाए तो या, छुटी छोटी बड़ी के बाद आ जाए तो वाह, ऋर के बाद आ जाए रा, और लिर के बाद आ जाए ला। आसमान का मतलब छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी ना, नहीं तो समान हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो अत्यंतः, अतिधन, अंतः, सब में यण संधि है, बार बार ना कहना पड़े। स्वागतम, सुधन, आगतम, अभ्युदय, अभिधन, उदय, प्रत्येकम, प्रतिधन, एकम, गुरुवादेशा, गुरुधन, आदेश, प्रत्युत्तरम, प्रति प्लस उत्तरम, यद्यपि, यदिधन, अपि, लाकृति, लिर प्लस आकृति, पित्रादेशा, पितृधन, आदेशा, मध्वरी, मधु प्लस अरि, इत्यादि, इतिधन, आदि, अत्याचारा, अतिधन, आचारा, और मनवंतर, मनुधन, अंतर, धन्यान्ह, दधिधन, आनय। तो ये मात्रा गया, मात्रधन आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्या थी प्यारे बच्चों? संधियाँ। ठीक है। उसके बाद शब्द रूप आते हैं। तो प्यारे बच्चों, फल की बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द रूप है। फल इनमें कौन सी विभक्ति है? एक वचन है और तृतीय विभक्ति है। ठीक है। फल शब्द है, इसका है अकारात्मक पुंसकलिंग है। और फल है में आपका क्या है? बहुवचन तृतीय विभक्ति है। और उसके बाद फले भ्या, भ्या किसी का भी भ्या आ जाए, देखो एक ट्रिक सुनो, किसी का भी भ्या आ जाए तो आप लगा देना बहुवचन है, और चाहे चतुर्थी विभक्ति चाहे पंचमी। और अगर किसी में भी भ्याम आ गया तो ये लगा देना कि आपका द्विवचन है, चतुर्थी पंचमी विभक्ति है, या तृतीय, कोई भी लगा सकते, तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति, इनमें से जो भी आ जाए उसको लगा देना। और वचन कौन सा है? द्वि। अगर लास्ट में आ गया भ्याम, और अगर लास्ट में आ गया प्यारे बच्चों सु, तो बहुवचन की सप्तमी विभक्ति है, किसी के भी लास्ट में सु आ जाए। ठीक है। तो बताइए फलिभ्या में कौन सी विभक्ति है? बहुवचन चतुर्थी विभक्ति, है ना। और फलस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और फलियुः में द्विवचन
और षष्ठी विभक्ति है। अच्छा, मति की इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों हैं। तो मति भी में आपकी बहुवचन है और तृतीय विभक्ति है। मतिभ्या में आपको पहले बता चुके बहुवचन चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। और मति नाम में आपकी बहुवचन और षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। मधु की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधु नाम में एक वचन तृतीय विभक्ति है। मधुने में एक वचन चतुर्थी विभक्ति है। मधुबिही में बहुवचन तृतीय विभक्ति है। मधुभ्या में बहुवचन चतुर्थी विभक्ति है। मधुभ्या में कौन सी है? बहुवचन चतुर्थी पंचमी भी कह सकते। मधुसु में सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक है प्यारे बच्चों। नदी के इंपॉर्टेंट है। नदा में एक वचन तृतीय विभक्ति है। नदी भी में बहुवचन तृतीय विभक्ति है, ठीक है। और नदय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। नदीभ्या में पहले बता चुके थे हम कि पंचमी विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। और नदीसु में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। सु आ जाए तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, भ्याह आ जाए तो पंचमी या चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन होगा। और भ्याम आ जाए तो तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति और द्विवचन, ठीक है ना। तो हमने इंपॉर्टेंट आपको क्या बताई? विभक्ति। उसके बाद प्यारे बच्चों लकार की बात करते हैं। तो देखो, अगर लट लकार है, लकार 5 होते हैं, है ना। लट लकार है तो एंड में आ जाएगा। देखो 3 वचन होते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 पुरुष होते, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष, जिससे कहा जाए मध्यम पुरुष और जो कहे उत्तम पुरुष। एक जनों एक वचन, दो जनों द्विवचन, उससे ज़्यादा बहुवचन। लट लकार की तरह है ती तहा अंति सी तहा था आमी आवा आमा। द्वारा ती तहा अंति सी तहा था आमी आवा आमा। इसमें इससे लगा दो तो लट लकार होगा। इससे ती से था संति, इससे सी से था इससे तस्यामी स्यावा इस्यामह। और लंग लकार की तरफ क्या है? इसके सबसे पहले तो आ लगा होगा और फिर एंड की तरफ क्या है? ता ताम अन आहा तम ता आमियाओ आम। और लोट लकार की तरफ क्या है? तू ताम अन तू आतम ता आनियाओ आम। और विधि लिंग लकार की तरफ क्या है? एत एताम एयू एयम एयू एम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब बताइए, बताना है आपको। पठयम में विधि लिंग लकार है, एक वचन है और उत्तम पुरुष है। उसके बाद आपठम में एक वचन है, उत्तम पुरुष है, लंग लकार है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और पठामी में आपकी एक वचन है, उत्तम पुरुष है, दीदार सीता था आमी, आमी आ गया ना उसमें। हासतु में एक वचन है, प्रथम पुरुष है, लोट लकार है, ठीक है। हास्यम में आपका एक वचन है, उत्तम पुरुष है, विधिलिंग लकार है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बता दिए। तो ट्रिक हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन से आपको समझा ही दिया है। उसके बाद प्यारे बच्चों वाक्य की अगर हम देखो, इतने में से आ जाना है आपके बहुविकल्पी। 20 नंबर की जो बहुविकल्पी की तैयारी थी वो यही थी, इसको अच्छे से करना। कुछ इंपॉर्टेंट जो वाक्य हैं तो इस टाइप के वाक्य आ सकते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि यही वाक्य आएगा। जैसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों सालों से जो पूछा जा रहा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी पतंती, उसे पढ़ना चाहिए। सा पठेत चाहिए आ गया ना उसमें, सा पठेत। सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्यमेव जयते, ठीक है। और विनय मनुष्य का आभूषण है, विनय मनुष्याणाम आभूषणम अस्ति। बालिकाएं घर जाती हैं, बालिका गृहम गच्छन्ति, ठीक है। अभ्यास से विद्या बढ़ती है, अभ्यासेन विद्या वर्धते। वे पुस्तक पढ़ते हैं, ते पुस्तकम पठन्ति, ते पुस्तकम पठन्ति। मैं वाराणसी जाऊँगा, अहम वाराणसी गमिष्यामि। उसके बाद अगर निबंध की बात करें तो प्यारे बच्चों प्लीज़ निबंध में पहली हेडिंग डाल देना रूपरेखा। रूपरेखा में सारी हेडिंग डालना, प्रस्तावना, इसके क्षेत्र में उसके क्षेत्र में, फिर आगे आखिरी श्रृंगार। हेडिंगों में 4-4, 5-5 लाइनें लिखना और ज़रूर हर हेडिंग में हो सके तो दोहा लिख देना, सजा देना, ठीक है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हम आपको बता ही देते हैं। सबसे पहला देखो, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या, बन रहेंगे हम रहेंगे। द्वारा से चल लो, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, बन रहेंगे हम रहेंगे, मेरा प्रिय कवि या मेरी प्रिय पुस्तक, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये निबंध हैं। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए लिखना तो है ही है बना बना के। बाकी जो मोस्ट थे हमारी दृष्टि से वो हमने आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद 3 नंबर का जो सिलेक्टेड है आने आना है, उसका नाम है प्यारे बच्चों ज्योति जवाहर। अगर हम ज्योति जवाहर की बात करें तो इसके लेखक हैं देवी प्रसाद शुक्ल राही और इसके नायक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें प्रमुख रूप से देखो, अगर ये आ जाए कि नायक का चरित्र कीजिए तो वही जरूर कर देना, नायक का चरित्र 100% करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र जरूर करना, उनमें लिख देना विराट व्यक्तित्व, हेडिंग बता रहे। कुछ भी आ जाए ज्योति जवाहर में 4 लाइनें पहले ये लिखना है। कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस खंड काव्य ने कवि ने संपूर्ण भारत की विशेषताओं का वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू में ढालते हुए युगकता लोक नायक के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया है।
उनकी अगर विशेषताएं आ जाए कि नायक का चित्रण कीजिए तो विराट व्यक्तित्व, आधुनिक युग के निर्माता, भारतीय संस्कृति, लोकप्रिय राजनेता हैं, अहिंसा के समर्थक हैं और विश्व शांति के। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा दोहा ही जरूर लिख देना। मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में, मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धरकर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा। ऐसे बहुत सारे आप प्लीज कर लेना। अब हम इसको विस्तार से इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अन्य जिला वाले स्टूडेंट भी इसको देखेंगे, तो अपने अपने जिला के अनुसार प्यारे बच्चों कर लेना। मॉडल में लिखा रहता है किसके जिला में कौन सा सही इंपॉर्टेंट है। आइए हम अब पढ़ते हैं सीधा जीवन परिचय की ओर। तो प्यारे बच्चों, गद्य से 3 जीवन परिचय में से एक आना है, पद्य से 3 जीवन परिचय में से आपको एक करना है। और देखो गद्य के जो भी आप गद्यांश करें, याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, जो भी आप गद्य के गद्यांश करें, शुरुआत के 3 शब्द लिखने, बीच में डॉट डॉट लगा दें, एंड के 3 शब्द लिखने और फिर पहले प्रश्न का उत्तर दें, दूसरे का दें। अगर गद्य का गद्यांश लिखें तो ऐसा लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, मित्रता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल को काले पेन से जरूर दर्शा देना। पाठ्य पुस्तक के बीच में डैश होना चाहिए। अगर आप पद्य में इसका पद्यांश लिख रहे, संदर्भ लिख रहे हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता सूरदास जी हैं। देखो पद में रचयिता होती हैं, गद्य में क्या होते हैं, लेखक। और संस्कृत में ना तो कोई लेखक होता ना कोई रचयिता, सीधा लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत के 12 नामक पाठ से उद्धृत है। खुश, ये संस्कृत का हमने संदर्भ बता दिया। ठीक है, अब अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद बिहारी लाल भी मोस्ट है, इतने जरूर कर लेना। अब पद की अगर हम बात करें, देखो गद्य में कौ रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 जान है, आने आने हैं इनमें से। उसके बाद अगर पद की बात करें तो सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल। एक पहले एक ट्रिक चलती थी, सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। इनसे कौन हार गया था, बोर्ड परीक्षा हार गई थी, आज भी हारी। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और कौन, मैथिली शरण गुप्त। जी नए आए हैं इसलिए। मीराबाई भी मोस्ट है लेकिन उतना मोस्ट नहीं है। देखो पढ़ना तो सभी है, आप जिनको टॉप करना है प्लीज़ वो सभी पढ़ना। हम तो केवल ये बता रहे, जैसे सर्दी में बाहर निकलते तो उन्होंने कहा बेटा ठंड लगे स्वेटर पहन लो, मोजा पहन लो, कोला लगा लो, कितना अपन। तो ऐसी जी हमने बता दें कि बेटा बोर्ड परीक्षा देवे जा रहे, जो कर लो, अब बाकी ठंड लग जाए तो हम क्या करें, है कि नहीं। पढ़ना तो सब है, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है तो फिर तुम तो कहते साल ओढ़ लो। तो तैयारी अपने हिसाब से करना है, लेकिन जो ठंड में बाहर जाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोला है, सूटर है, हम तो भी बता दें। तो जो हमारी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वे हमने आपको बता दिया। पहला पाठ प्यारे बच्चों मित्रता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के गौना नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर की मिशन स्कूल से की। उसके बाद जी गणित में कमजोर होने के कारण की शिक्षा आगे नहीं बढ़ पड़ी और फिर वहीं ये चित्रकला की मिर्जापुर की मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था प्यारे बच्चों। और उसके बाद इनकी मृत्यु और 1941 में हुई थी। कब हुई थी, 1941। अच्छा, उसके पहले लिख देना बाबू श्याम सुंदर के पास बात ने हिंदी विभागा अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। अब अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं तो इनके इंपॉर्टेंट निबंध हैं। चिंतामणि विचार भी थी, इनकी आलोचना है। रश्मि मानसा, त्रिवेणी, देखो हमने, और इनकी इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इनका पाठ जो मित्रता है उसमें केवल मित्रता के बारे में कि मित्र कैसा होना चाहिए हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। और इसके देखो मित्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, इससे हर हाल में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, जरूर इसे पढ़ लें। विश्वासपात मित्र से बड़ी, विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहे हैं हम आपको, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का जो और भयानक होता है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, ये सब भी अच्छे से पढ़ लेना। दूसरे हैं आपके जयशंकर प्रसाद, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ लेना प्यारे बच्चों। इनका जन्म 1890 में हुआ था, काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 1937 को। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय देखो, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन की व्याख्या है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अवेलेबल है, उनको वहीं से अच्छे से पढ़ें ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और बताऊँ फास्ट ट्रैक रिवीजन में तो आपको पढ़ाते ही हैं,
जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1800, कंफ्यूज मत होना, 89 भी लिख देना, 90 दोनों सही है, 90 लिख देना आप हैं, लेकिन इसमें दिया है तो यही लिख देना 30 जनवरी 1800, काफ़ी जहाँ लिखा होता है 1889 में हुआ था, यही लिख देना। इनका परिवार सुगनु साई के नाम से प्रसिद्ध था। पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो कि स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इन्हें 9 वर्ष की आयु में कविता की रचना की। इसे पढ़कर इनके पिता ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों हैं। और कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। ठीक है, किंतु इनका वहाँ इनका सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में एडमिशन कराया गया। इनका मन वहाँ नहीं लगा। घर के एक शिक्षकों द्वारा संस्कृत का अध्ययन करने लगे, अंग्रेजी का भी करने लगे। 17 वर्ष की उम्र में इनके 17 वर्ष के थे जब थे तो बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इनने 3 शादियाँ की, तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई थी और इनके छोटी भाई की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इससे अंदर ही अंदर टूट गए थे। उन चिंताओं के कारण, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 43 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके बहुत फेमस नाटक हम रचनाएं पहले ही बता चुके हैं। चंद्रगुप्त स्कंद, स्वामी विशाखा राजन में कनक, कर्णाला एक घूम है, सज्जन प्राश्चित। इनकी कहानी इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। इनके काव्य हैं कामायनी, लहर, झानु, आशा धन्ना। अच्छा, कामायनी महाकाव्य इनका। इनके उपन्यास है कंकाल, तितली, रावती, निबंध, कला और कला, काव्य कला। ठीक है प्यारे बच्चों, इनने जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा वो ममता के बारे में लिखा, एक लड़की के बारे में लिखा जो कि विधवा थी। इसके पिता इसके सोने का थाल लेके आए थे, उसने उसको मना कर दिया था। फिर इनके पिता की मृत्यु हो गई थी उस पाठ में। और मृत्यु के बाद फिर ये हुआ था कि हुमायूं आए थे एक दिन, जो कि इनके घर रुके थे रात में। पहले ये विश्राम नहीं करने दी थी, बाद में इन्होंने फिर विश्राम करने दिया। और फिर एंड में इन्होंने कहा था कि इन पर एक बहुत महल बना देना। बाद में वो जब मरने वाली थी तब उसने कहा था महल बनाओ चाहे कछू, तो बाद में एक सतखंडा महल बनाया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ उसका कहीं ममता का नाम नहीं दिया था। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शू क्या लिखी हट गया है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, इसको पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं है। तीस से तू न गई मेरे मन से भी हट गया है। अजंता भी पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम सीधा बढ़ते हैं पद्य की ओर। तो पद्य का पहला पाठ है आपके पहला जीवन परिचय है सूरदास। प्यारे बच्चों, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रौनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सिही नामक गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मानंद थे या नहीं, इस बात में मतभेद है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, गुरुघाट में रहकर बना के पद गाया करते थे। ठीक है, और एक बार वल्लभाचार्य ने स्वरचित पद गाकर सुनाया तो कृष्ण लीला गान करने का उन्होंने आदेश दे दिया। ठीक है, फिर वल्लभाचार्य जी, देखो वल्लभाचार्य जी के बेटा का नाम था विठलनाथ। तो अष्टछाप को नहीं वो करो तो इनमें अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। पारसौली नामक ग्राम में 1583 में के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सातलई, सूरसारावली। इनकी रचना के संबंध में 2 है, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी, अनुपम चली। ठीक है, कह देना अभी थोड़ी देर बाद दे रहे जाओ क्या एक बच्चा दो के। और इनके पद हैं जो हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। फिर उसके बाद हैं तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म देखो, इनके जन्म संबंध में दोहा है। तो पहला दोहा है 1554 विषय कालिंदी के तीर्थ, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीधर शरीर। यानी 1554 विक्रम संवत में श्रावण के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके बचपन का नाम क्या था, रामबोला था। कहाँ हुआ था, राजापुर गाँव में हुआ था, चित्रकूट जिला में है जो कि है। इनके पिता का नाम क्या था, हुलसी, और माता का नाम क्या था, पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था, हुलसी। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है, संवत 1680 गंग के 30 श्रावण शुक्ला, श्रावण कृष्ण 30 सन तुलसी तज्जो शरीर। ठीक है, श्रावण महीना के कृष्ण पक्ष के तीजा को शनिवार के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, या राम में इनका निवास हो गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं। और बचपन की इनकी कहानी भी है कि ये अपनी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे। प्रेम आतुर होने के कारण एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई। आंधी तूफान का सामना करते हुए ये भी मायके चले गए और सांप पकड़ के अंदर चले गए। तो इनकी पत्नी ने फटकार लगाई, तब से महाकाव्य लिखने लगे। तो ये रामचरितमानस इन्होंने लिखी। रामचरितमानस सबसे इंपॉर्टेंट है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलाल नाचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरबे रामायण, दोहाबली, कविताबली, गीताबली और विनय पत्रिका, ये इनकी इंपॉर्टेंट रही है। इनका पाठ है धनुष भंग और बनपथ पर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रसखान भी इंपॉर्टेंट है, इनकी पढ़ लेना बेटा। बिहारी लाल भी पढ़ लेना और मैथिली शरण गुप्त का भी पढ़ लेना, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सकता था प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया। देखो फिर मैं आखिरी बार यही कहूँगा कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर पढ़ के जाएं। मात्र एक दिन बचा है। मित्रता, ममता, पाठ गद्य का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद, धनुष भंग और पुष्प की अभिलाषा, स्वदेश प्रेम और मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर या हल्दी घाटी, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। और जीवन परिचय में सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा का भी मोस्ट है, मैथिली शरण गुप्त का भी मोस्ट है। ठीक है, निबंध हमने आपको पहले ही बता चुके।
और उसके बाद अगर हम संस्कृत के पाठ की बात करें तो प्यारे बच्चों वाराणसी केन केम वर्धते, हट गया क्या, तो इसको मत पढ़ना। वाराणसी वीराहा वीरेण पूज्यते और जीवन सूत्राणी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत कठिन पाठ आया है आरुणिषेध के, तो अगर अच्छा लगे तो उसको भी पढ़ लेना। आशा करते हैं आपको सारा समझ में आ गया हो। कहीं तो संस्कृत का रिवीजन करा दें, चलो संस्कृत निकाल लीजिए, सीधा हम संस्कृत का रिवीजन, वैसे आप पढ़ सकते हैं चैनल पर विस्तार से पढ़ लेना, तो अगर रिवीजन की कहो तो मैं वैसे रिवीजन भी करा दूँ तो चलो ठीक है। संस्कृत के पाठ निकाल लीजिए, सीधा संस्कृत का रिवीजन और करा देता हूँ। संस्कृत का सबसे पहला पाठ है प्यारे बच्चों वाराणसी। कौन सा पाठ है, वाराणसी पाठ है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठ है। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, सीधा अर्थ बता रहे हैं हम, आप लिखते जाना। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है, स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली आकृति उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं, इसके घाटों को सौंदर्य को देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। ठीक है। हाँ, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रभावित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। इस समय अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल ब्रदर अशोकों ने यहाँ आकर भारतीय संस्कृत शास्त्र का अध्ययन किया। उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने समूह का इरशाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पासना, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा ने आकर अपने विचारों का प्रचार किया। केवल दर्शन साहित्य धर्म के लिए अपितु यह कला के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध है। नई नई कलाओं के लिए, शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में हर जगह पसंद की जाती हैं। पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ अपनी प्राचीन परंपरा का पालन आज भी कर रही है। कवियों ने के द्वारा से कहा गया है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ की भस्म यहाँ आभूषण है, जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किससे वहाँ पे आ सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है। उसके बाद काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जीवन सूत्राणी, उसको निकाल लीजिएगा। इसकी ओर बस एक बार करा दूं। देखो, भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला है, तिनकों से अधिक दुर्बल क्या है। तो माता भूमि से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल है। विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, मरने वाले का मित्र कौन है। साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वाले का मित्र, घर पर रहने वाले का मित्र सुख की पत्नी है, रोगी का मित्र वैद्य और मरने वाले का मित्र दान है। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, इसका मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सुख का मुख्य स्थान क्या है। धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, इसका मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान क्या है, शील है। प्यारे बच्चों, अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है। तो अगर हम बात करें तो अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या। तो वो जवाब देते हैं कि अन्नों में उत्तम चतुरता है, धनों में उत्तम शास्त्र है, लाभों में उत्तम आरोग्य और सुखों में उत्तम संतोष है। क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता, क्या त्याग कर मनुष्य सुख नहीं करता, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता। अभिमान त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता, क्रोध त्याग कर मनुष्य सुख नहीं करता, इच्छा त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, लोभ त्याग कर मनुष्य सुखी बन जाता है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों इतना आपको सारा समझ में आ गया होगा। इसमें आपकी हमने 90% हिंदी कंप्लीट कर दी। जो भी मैंने पास्ट नोट बताए वो प्लीज़ चैनल पर जाकर ढंग से पढ़ लीजिएगा और बेफिक्र होकर बेटेंशन होकर पेपर दीजिएगा। अगर घबरा के दोगे जो आ रहा है वो भी भूल जाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों बड़े फ्रेश मूड में पेपर देना। जीवन परिचय लिखो तो उसमें भी काली पेन से दर्शा देना, निबंध में भी काली पेन से जरूर वो दोहा लिखना, ठीक है, और बढ़िया से करना। धन्यवाद।
सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल रामजू यादव पर स्वागत।